नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 13 से 14 अगस्त 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो आपको बता दूं, ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। खास बात यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन यहाँ पर इस सीरीज को आपको देना होगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन तमाम जानकारी जो पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में प्रश्न बनने की, वो तमाम चीजें हम यहाँ पर आपको बतलाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये सीरीज के वीडियोज आपके लिए उपयोगी होंगे या फिर नहीं। सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको हमने बतलाया था राइट आंसर होगा अपना बिहार। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, चलते पहले प्रश्न। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखेंगे कि इस सीरीज के जितने भी नोट्स होते हैं, जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं, वो सभी आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से इस कोर्स के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। नाम मात्र की फी पे ये आपके लिए उपलब्ध है और सभी पीडीएफ फाइल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे तो 2023 से जो पिछला आपका छूट चुका है 1 साल का, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और जिस तिथि को आप ज्वाइन करेंगे तब से आगामी 1 वर्ष तक आपको एप्लीकेशन पे ये निरंतरता के साथ मिलता रहेगा। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऑलरेडी हजारों लोग इसमें शामिल हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में तैयार किया गया बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम निम्नलिखित में से क्या है? जो कि बिहार में तैयार इस तरह का पहला कंप्यूटर है, या फिर यूं कहें बिहार का ये पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका नाम है परम बुद्ध। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर ध्यान से सभी बातों को देखिएगा, जो चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। पहला पॉइंट है कि परम बुद्ध, जो कि इसी बारे में यहाँ पर जानकारी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लैस सुपर कंप्यूटर है, जो कि पटना स्थित सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। जो इसके डेवलपर हैं उनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब तक के बिहार के इतिहास में अगर हम देखें तो कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में यह अब तक का एक सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट को हमने शामिल किया है। अच्छा, इस तरह के सुपर कंप्यूटर से किस क्षेत्र में मदद मिलेगी वो यहाँ पर हमने आगे लिखा है। इसकी मदद से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पुलिसिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, खास करके इससे जुड़े हुए शोध कार्यों को सरल तरीके से करने में मदद मिलेगी। जो जटिल कार्य होंगे इसके माध्यम से ये आसानी से पलक झपकते किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इस सुपर कंप्यूटर की अगर हम निर्माण लागत की बात करें तो तकरीबन 4.5 करोड़ यानी कि 4.5 करोड़ रुपए की लागत आई है इसके निर्माण पर। अच्छा, कुछ और अतिरिक्त जानकारी आपके समक्ष हमने रखा है। दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की, तो परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसे वर्ष 1991 में सीडेक द्वारा ही तैयार किया गया था, जिसके डायरेक्टर थे विजय पांडुरंग भाटकर। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि विजय पांडुरंग भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। और ये जो सुपर कंप्यूटर वर्ष 1991 में तैयार हुआ था, ये महाराष्ट्र के पुणे में तैयार हुआ था। ये बात यहाँ पर जरूर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, विकल्पों पर थोड़ा हम नजर डालते हैं। जो विकल्प नंबर ए में आपको दिख रहा है सुमेध, सुमेध को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था। ये बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि इसी वर्ष 2024 में ये लॉन्च किया गया था और इसे तैयार किया गया है सीमेज समूह के द्वारा। ठीक है, आई होप ये सुमेध को लेकर जानकारी आप सबों को मालूम होगा, इस सीरीज में हमने आपको बताया था। अच्छा, आर्यभट्ट की बात करें तो कुसुमपुर पटना में जन्मे एक महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, जो कि बिहार से संबंधित है। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में पहले के समय में पूछे जाते थे इनका संबंध बिहार में कहाँ से है, तो पटना जिला के कुसुमपुर। अच्छा, वर्धमान की बात करें तो भगवान महावीर को वर्धमान कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से भी संबंधित बीपीएससी एग्जाम में 1-2 प्रश्न कॉमन रूप से हर सेट में आपको देखने को मिलेंगे। अब तक जो भी
एग्जाम आयोजित हुए हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। खास करके यहाँ पर परम बुद्ध की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध को लेकर, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता था। तो भगवान बुद्ध को लेकर एग्जाम में कई प्रकार से प्रश्न बने हैं बिहार में। उनमें मुझे जो महत्वपूर्ण लगता है खास करके ये जो 4 बौद्ध संगतियां हुई, हालांकि कई स्रोत में आपको 5 बौद्ध संगति को लेकर भी मतलब ये देखने को मिलता है, लेकिन समान रूप से 4 बौद्ध संगति आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ये तो ईस्वी आपको ध्यान रखना ही रखना है, और साथ ही साथ कहाँ हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी, और उस समय जो अध्यक्षता हुई थी इसकी किसके द्वारा, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सभी में यहाँ पर आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक जरूरी जानकारी यहाँ पर यह भी है कि जो चौथा बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, ये ऐसा पहला बौद्ध संगति था जिसमें अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त उपाध्यक्ष के पद का भी सृजन किया गया था। ये जरूरी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। हालांकि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए और भी कई सारे पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। यहाँ पर तकरीबन 20 से 30 पॉइंट हमने आपके समक्ष रखा है, सभी को ध्यान से पढ़ लीजिए, एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। ये चीजें यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें कई सारे पॉइंट ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और बाकी जो प्रश्न बनने की संभावना प्रतीत होती है ये इन्हीं सारे पॉइंट से बन सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत बिहार में सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो कराना अनिवार्य किया गया है। देखिए, इसका तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि अधिनियम 1950। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, इसी तरह की जानकारी हमने आपको दिया था वर्ष 2022 में, 2022 वाला में जब पीडीएफ में आप देखेंगे तो वहां पर इस तरह की जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर थोड़ी चीजें अलग थी, लेकिन अभी जो ये घोषणा हुई है इसको लेकर जानकारी अब यहाँ पर आप देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार राज्य में, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है बिहार की, तो बिहार में सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं का बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस अधिनियम के तहत, तो बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत। अब ऐसी जरूरत क्या महसूस हो गई कि इस तरह की बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई है, इस तरह की घोषणा किया गया है। देखिए, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को समझिएगा। दरअसल इसके उद्देश्य की हम बात करें तो रजिस्टर मंदिरों, मठों और ट्रस्ट की संपत्तियों की जो जानकारी होगी, इसका एक उद्देश्य यह है कि ये सार्वजनिक रहे, ताकि गलत तरीके से जो इसकी बिक्री या फिर खरीद करने वाले लोग होते हैं उस पर एक्शन लिया जाए। जो मतलब एक प्रकार से रजिस्टर होगा तो ये सरकार के अधीन होगा, इस पर कोई अपना अधिकार नहीं व्यक्त कर सकता है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। और इसके साथ ही बिहार ऐसा पहला राज्य है भारत का जहां पर इस तरह की पहल अपनाई गई है या फिर इस तरह की पहल की गई है, ये बात यहाँ ध्यान रखें। और जो एक्चुअली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की, तो इस बोर्ड की नवीनतम आंकड़ों के आधार पर जो अभी हाल ही में आई है, इसके अनुसार बिहार में फिलहाल यानी कि मौजूदा समय में तकरीबन 2512 गैर पंजीकृत मठ या मंदिर, मठ आदि हैं। जबकि अगर हम पंजीकृत यानी कि रजिस्टर मंदिर और मठ की बात करें तो इसकी संख्या है 2499। जो आधिकारिक डेटा है इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा जो अनरजिस्टर्ड यानी कि जो गैर पंजीकृत मंदिर और मठ है ये वैशाली में है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी आप लोग ऐड कर लेंगे कि सबसे अधिक या फिर यूं कहें लगभग सभी मंदिर, मठों का रजिस्ट्रेशन जिस जिला में हुआ है वो जिला कौन सा है, तो औरंगाबाद। औरंगाबाद में लगभग सभी मंदिर, मठ का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, लगभग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान अवश्य रखना है। अच्छा, मंदिरों की बात कर रहे हैं तो मंदिरों को लेकर रिसेंटली 2-3 प्रश्न बने हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो चीजें हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर ये तस्वीर में आप देख रहे हैं ये विराट रामायण मंदिर की एक तस्वीर है, जो कि ये डमी है। मतलब इसी के अनुरूप ये मंदिर बन रहा है बिहार के पश्चिमी चंपारण के केसरिया में। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये बातें आप लोगों को मालूम होगा। ये दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर है जो कि रामायण मंदिर से नाम दिया गया है। देखिए, यहाँ पर मंदिरों को लेकर जो हम बात कर रहे थे इसमें एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में जो मंदिर आपको दिख रहा है, इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में ये हिंदू मंदिर स्थापित जो हुआ है, ये पहला हिंदू मंदिर है।
तक के इतिहास का। ध्यान रखिए 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा वैलेंटाइन डे के दिन, इस तिथि को वैलेंटाइंस डे ही मनाया जाता है 14 फरवरी को, तो इसी तिथि को इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रिपरेशन में लगे हैं तो एक बात यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे, 14 फरवरी 1770 को पूर्णिया जिला अस्तित्व में आया था। ये बात यहाँ से आपको ध्यान रखना है, 14 फरवरी 1770 को। अच्छा, मंदिरों को लेकर 2-3 पॉइंट और भी हम लोग जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस स्लाइड में देखिए अगला पॉइंट है कि दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के पाली जिला के जॉर्डन गांव में हुआ है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर है। इसकी जो नींव है ये 1995 में ही रखी गई थी। देखिए इसका यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, ये नागर शैली के तहत विकसित हुआ है। देखिए यहाँ पर भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, जिसमें कि नागर, द्रविड़ और वेसर है। इसमें यहाँ पर हमने इस वाले पॉइंट को इसलिए भी ऐड किया क्योंकि अभी हाल ही में जो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है ये भी नागर शैली में ही बना हुआ है। नागर शैली की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है चीज़ों को। देखिए एक तो ये प्री एग्जाम में आपको हेल्प करेगा ही, लेकिन ये मेंस एग्जाम में भी यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट है उस लिहाज से देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये की पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा तो चीज़ों को आप विस्तृत तौर पर लिख सकते हैं। देखिए नागर शैली में बने कुछ मंदिरों की बात करें तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो हमने आपके समक्ष रखा है। देखिए मंदिर को लेकर कई बार जो प्रश्न बने हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ जो ऊपर है ये कलश कहा जाता है, और बीच वाली जो गोलाकार गुंबद आकार का जो ये खास करके जो आकृति होता है इसे अमालका कहा जाता है, और जो ये स्ट्रक्चर होता है इसे शिखर कहा जाता है, और उससे जो छोटा होता है वो मंडप कहलाता है, और उससे भी छोटा जो होता है नागर शैली में वो अर्ध मंडपम कहलाता है। आप लोग कई बार देखे होंगे कि इस तरह का खास करके मंदिर के जो खास करके जो चिन्ह है इस तरह की चीजों को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं। 1-2 एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र अगर आप देखते हैं तो जरूर खास करके जो शैली है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे अगले प्रश्न पे। देखिएगा तीसरा प्रश्न है कि बांग्लादेश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन के इस्तीफे के बाद अभी कौन हाल ही में नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, इनका नाम क्या है? तो रफत अहमद, विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक सेकंड यहाँ पर देखिएगा जो मार्किंग है ये सी नहीं होगा बल्कि बी होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये बी होगा यहाँ पर, रफत अहमद इसका राइट आंसर होगा। देखिए पहला पॉइंट है कि बांग्लादेश में हालिया हुए तख्ता पलट के बाद 10 जुलाई 2024 को बांग्लादेश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन के इस्तीफे के बाद हाल ही में 11 जुलाई यानी कि अगले दिन 11 जुलाई 2024 को सैयद रफत अहमद नए व 25वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। जो आप यहाँ पर रफत अहमद को इस तस्वीर में देख रहे हैं, क्रम की दृष्टिकोण से ये बांग्लादेश के 25वें चीफ जस्टिस हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जो बांग्लादेश में तख्ता पलट की हम बात कर रहे हैं, दरअसल शेख हसीना की अगर हम बात करें जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री थी, रिसेंटली 5वीं बार ये यहाँ की यानी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो इन्होंने इस्तीफा दिया। एक्चुअली इस्तीफा मुझे लगता है कि दिया नहीं बल्कि इन्हें जबरदस्ती दिलवाया गया। तो बात तो हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और हमने जानकारी आपको दिया था 1 से 2 दिन पहले कि 8 अगस्त 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में देश की बागडोर संभाले हैं। मोहम्मद यूनुस को लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए बांग्लादेश के इतिहास के बारे में कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़िएगा, यहाँ पर हमने लिखा कि बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को अस्तित्व में आया था, जब यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और यहाँ पर आगे हमने लिखा कि बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता, जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता महात्मा गांधी को
तो इसी प्रकार से अगर हम बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की बात करें, बांग्लादेश के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ये शेख मुजीबुर रहमान की रही थी, जो कि शेख हसीना के पिता थे। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। यहाँ पर एक बात ये समझना है आपको कि बांग्लादेश जो अस्तित्व में आया था, एक देश के रूप में मान्यता मिली थी, वो 16 दिसंबर 1971 को। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को कब स्वतंत्र घोषित किया? तो 26 मार्च 1971 को। देखिएगा, ये तिथि को लेकर कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ध्यान रखिएगा 26 मार्च 1971 को। लेकिन उसके बाद से गृह युद्ध शुरू हो गया था पाकिस्तान में। 9 महीने तक ये युद्ध चला और युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो कैसे हुई? दरअसल इसमें भारत भी शामिल था। भारत में बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंसा हो रही थी, वहां से बहुत लोग भारत भी पलायन किए थे। तो पाकिस्तान की जो सेना थी वो भारत के सामने घुटने टेक दी थी, जैसा कि यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसके बाद 26 नहीं बल्कि 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध समाप्त हुआ था और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिले थे। तो इसके निर्माण में, इसका खास करके स्थापना में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये शेख मुजीबुर रहमान का रहा। लेकिन अभी हाल ही में जो यहाँ पर उपद्रव फैला हुआ है बांग्लादेश में, जिस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, जो शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको तोड़ दिया गया, इसको धराशायी कर दिया गया। और एक वीडियो हमने देखा कि कोई शख्स इसके सर पे चढ़ के यहाँ पर सोसू भी कर रहा था। आप, आई होप आप लोगों ने शायद देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। और जिस प्रकार से देश के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक प्रकार से देखा जाए तो बांग्लादेश के भगवान कहे जा सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें जो बांग्लादेश में हो रही है, ये देखिए बहुत बड़ी बात है। इसमें हो सकती है अंदर से, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, तो कुछ भी हो सकता है। एक देश को इस तरह से, जो आजाद हुए मुश्किल से 50 वर्ष कंप्लीट हुआ है, इस तरह की चीजें यहाँ पर होना बहुत ही दुखद है। और जिस प्रकार से यहाँ पर हिंसा फैली हुई है, तो स्थिति और भी बद से बदतर हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, बस इतना यहाँ पर आप लोगों को जो जानकारी हमने दिया है, ये सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, चीफ जस्टिस की बात हो रही है, तो वर्तमान में भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो 50वें चीफ जस्टिस हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस, ये हैं DY चंद्रचूड़, जो कि इनका पूरा नाम भी आप ध्यान रखेंगे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और वहीं पे अगर हम बात करें पटना हाईकोर्ट के 44वें व मौजूदा चीफ जस्टिस की, तो कौन है? तो ये है कृष्णन विनोद चंद्रन। चलिए, अच्छा, कृष्णन विनोद चंद्रन केरल के हैं। अब यहाँ पे देखिए, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितनी उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्में जारी किया गया है? इसकी घोषणा बजट 2024-25 में ही हो गया था। मतलब रिसेंटली जो बजट पेश किया गया, उसमें ये घोषणा हुआ था। हमने आपको प्रश्न के रूप में जानकारी दिया था। देखिए, इसका राइट आंसर होगा 109 किस्में। आइए अब यहाँ पर इसे हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है 11 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 61 फसलों की 109 किस्में जारी किया गया, जिसमें 34 जो किस्में हैं जो प्रक्षेत यानी कि खेत की फसलें हैं। बाकी इसमें इसके अतिरिक्त 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। अर्थात जो 61 फसलों की हम बात कर रहे हैं, जो 61 फसलों के अंतर्गत 109 किस्में हैं, तो इसी 61 में से 34 जो है ये खेत की फसलें हैं और 27 जो है ये बागवानी फसलें हैं। हालांकि इसमें 2 कंडीशन में और भी हमने यहाँ पर रखा है, जैसे कि चावल की अगर हम बात करें तो चावल की 9, गन्ना एवं तिलहन की 7 किस्में भी इसी में शामिल है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रक्षेत्र फसलों की बात करें, जैसे कि मोटे अनाज हो गए, चारा फसल हो गए, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, रेशा आदि, जो कि मुख्य रूप से खेतों में उपजाए जाते हैं, तो इसको लेकर जो खास करके किस्में जारी की गई है, यानी जो फसल की किस्में, ये 34 है जो यहाँ पर हमने लिखा है। ये आंकड़े आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे, इसको लेकर घोषणा बजट में ही हुई थी। फसलों की इन 109 किस्मों को जारी करने की घोषणा 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया था। निर्मला सीतारमण का ये 7वां बजट था जो इनके द्वारा पेश किया गया। आप ध्यान रखेंगे, 6 बार इन्होंने आम बजट और 1 बार अंतरिम बजट, कुल मिला के 7 बार ये बजट पेश कर चुके हैं। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, बजट को लेकर 2 वीडियो हमने आपको दिए हैं। एक तो बिहार के संदर्भ में ये वाला, बिहार को लेकर जितनी भी बड़ी बातें इस बजट में है, वो तमाम जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दिया है। आप इस वीडियो को टॉपिक स्टडी में जाकर देख सकते हैं और एप्लीकेशन पे जो फ्री वीडियोज वाला सेक्शन है, वहां से इसका PDF फाइल भी आप निःशुल्क डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त ये वीडियो हमने दिया था जिसमें हमने मतलब बजट का निचोड़ आपके समक्ष रखा है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है
वो इसमें हमने आपके समक्ष रखा बहुत अच्छी तरीके से। साथ ही साथ इसमें हमने ये भी प्रूफ दिया है कि जो 28 व 29 जून 2024 को ये बीपीएससी हेडमास्टर जो एग्जाम हुआ था, यहाँ से जो 5 प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखलाया गया है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अगर अभी तक बजट के इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, और इसका पीडीएफ फाइल निःशुल्क है, आप लोग सभी डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन से। तो अब यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि भारत की 15वीं व मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के दौरे पर थी। बताएं कि उन्हें किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए और सी, यानी कि फिजी और तिमोर लेस्ते। आपको हमने बताया था कि 5 से 10 अगस्त तक ये 3 देशों के दौरे पर है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वही सारी बातें आपके समक्ष रखा गया है। तो इन 3 देशों के दौरे के दौरान आपको यहाँ पर जो प्रश्न एक्चुअली पूछा गया है, किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, तो फिजी और तिमोर लेस्ते। यहाँ पर आगे देखेंगे, देखिए इस वाले पॉइंट में इस दौरान 6 अगस्त 2024 को उन्होंने फिजी की संसद को संबोधित किया तथा फिजी के मौजूदा राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली कोटा निवेरे द्वारा उन्हें फिजी के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ फिजी से उन्हें सम्मानित किया गया। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ये रही बात यहाँ पर फिजी। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होटा द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। और यह पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में आयोजित एक खास करके समारोह में उन्हें प्रदान किया गया। देखिए, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, जिस प्रकार से भारत की राजधानी नई दिल्ली या फिर दिल्ली है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे तिमोर लेस्ते की जो राजधानी यह है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो ये बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है, तो द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही थी। अच्छा, यहाँ पर 2-3 बातें और भी ध्यान रखना है। वर्तमान में ये 15वीं व मौजूदा राष्ट्रपति है भारत की। लेकिन अगर हम बात करें महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से इस पद पर पहुंचने वाली ये कौन सी महिला है, यानी कि राष्ट्रपति पद पर, तो दूसरी महिला है। पहली कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो ये पहली आदिवासी महिला है जो यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंची है, इस पद पर पहुंची है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान आप लोग रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए नागरिक पुरस्कारों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नागरिक पुरस्कारों को लेकर रिसेंटली आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया 2023 वाला को लेकर के। ये वाला पूछा गया था जो पेपर मेसी कला से संबंधित है। श्रीमती सुभद्रा देवी 2023 में 3 महान हस्तियों को बिहार से जो संबंधित है उनको खास करके पद्मश्री पुरस्कार मिला था, और आपसे पूछा गया था ये वाला सुभद्रा देवी वाला। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन 2024 को लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया है वो बातें भी मुख्य रूप से आपको ध्यान होना चाहिए। 2024 में जो बिहार को पुरस्कार मिला है वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है। देखिए, ओवरऑल पहले पूरे भारत की बात करें तो इस बार पूरे भारत से 5 को, यानी 5 महान हस्तियों को भारत रत्न, 110 को पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, अर्थात यहाँ पर भारत रत्न को अगर हम छोड़ दें, पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 132 महान हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया भारत रत्न के अतिरिक्त। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। भारत रत्न के बारे में आप लोग जानते होंगे, कर्पूरी ठाकुर को मिला सामाजिक कार्य के लिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो ये 49वां भारत रत्न जो है इन्हें मिला है। हालांकि 5 नाम जो इसमें शामिल हुए, अब भारत रत्न की संख्या हो गई है, मतलब जो दिए गए हैं 53 महान हस्तियों को। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अच्छा, इसमें अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करें तो आपको हमने कई बार बताया है, पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस बार जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है ये बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए। बिंदेश्वर पाठक वैशाली के रहने वाले हैं। यहाँ से 2-3 प्रश्न राइज हो सकते हैं। एक तो कहाँ के रहने वाले हैं, वैशाली के। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किया था 1970 में, ये ध्यान रखिएगा। 2023 में 15 अगस्त के दिन इनका निधन हुआ था। ये बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें तो चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के लिए दिया गया, इस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए।
पद्म पुरस्कारों में 5 नाम आपको दिखेगा, लेकिन पुरस्कार मिला है 4। एक इसमें पति पत्नी शामिल है, जैसे कि अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मल्लिक, शांति देवी पासवान और शिवम पासवान। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक बात यहाँ पर आपको बता दूं कि अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। अच्छा, सुरेंद्र किशोर को जो साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए ये जो मतलब पुरस्कार मिला है, हालांकि ये पुरस्कार समारोह में नहीं जा पाए थे, बीमार थे। अभी रिसेंटली उनके घर पर जाके उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है पटना के डीएम द्वारा। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपको बतलाया है, आपको याद होगा, ध्यान रखना है। कोई भी प्रश्न किसी भी रूप में आपसे पूछा जाएगा, तैयारी अगर बेहतर होगी तो निश्चित तौर पर कहीं से भी प्रश्न अराइज हो, आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि एक एक जो प्रश्न है वो आपकी रैंक का निर्धारण करेगा। ठीक है, अब तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो चीजें बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, लोगों से मतलब और लोगों से तैयारी बेहतर होगी तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसी दिशा में आपके आगामी 70वीं पीसी प्रीलिम्स को लेकर के टेस्ट सीरीज भी इस वाले कोर्स में लॉन्च हो चुका है। एक तो कोर्स चल ही रही है, ये तो आपको ध्यान रखना है। इसमें तमाम मटेरियल हम आपको दे रहे हैं आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और इसमें बिहार जीके का नोट्स भी शामिल है, वो भी आपको मिलेगा। साथ साथ करंट अफेयर्स का जो ये कोर्स चल रही है, जो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो वीडियोज होते हैं, जो पीडीएफ आदि आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो तमाम चीजें आपको इसमें मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हुआ है, आपको बता दो 130 से अधिक टेस्ट पेपर है, जिसमें कि 40 फुल लेंथ टेस्ट है और 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट, सभी का यहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन का, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का खुद से बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। ये सभी जो टेस्ट सीरीज है आपको इसी कोर्स में मिलना है। तो इस स्वतंत्रता दिवस आप सबों के लिए एक ऑफर है। हालांकि अभी अभी हम लोगों ने 2 लाख के स्टूडेंट का आंकड़ा को भी पार किया है, तो ये एक खास करके हमारे लिए उपलब्धि है, जो खास करके स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जब इस कोर्स को आप परचेज करेंगे तो वहां पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे BM200, महज 199 रुपये में तमाम जो हमारे स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। 2023 से अब तक का जो करंट अफेयर्स आपका छूट चुका है वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कॉल ना लगे तो आप इस पे व्हाट्सएप पर भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला छठा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डैश को अगले 2 वर्ष के लिए नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। ये खाली जगह को यहाँ पर भरना है। देखिए, इसका जो राइट आंसर ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि टीवी सोमनाथन। आइए इसको लेकर डिटेल जानकारी देखते हैं। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही है। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने हाल ही में 10 अगस्त 2024 को 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। हालांकि मौजूदा समय में वो वित्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि वे 30 अगस्त 2024 से अगले 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त हुए हैं। अब आपको एक बात ये भी नोट करना है कि वे मौजूदा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की जगह लेंगे। इन्हीं के जगह पर ये 30 अगस्त से अपना कार्यकाल स्टार्ट करेंगे अगले 2 वर्षों के लिए। अच्छा, एक बात और, कैबिनेट सचिव की बात करें तो ये भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी है और सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक या फिर कहें प्रधानमंत्री का अभिन्न अंग होता है। उसका काम सरकार और प्रशासनिक कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री को राय देना या फिर सलाह देना होता है। तो कैबिनेट सचिव को लेकर इतनी सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर कैबिनेट सचिव की बात हो रही है। अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की, तो जो अभी नया मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल जो गठित हुआ है, बिहार के संदर्भ में आपको हमने बतलाया था कि इसमें खास करके 8 लोग शामिल हैं, जिनमें कि 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और 4 को राज्य मंत्री बनाया गया है। ये डिटेल जानकारी इसी सीरीज में आपको दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के दिव्यांग जन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के किस शिखर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। एक तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये माउंट किलिमंजारो की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, लेकिन माउंट किलिमंजारो की किस शिखर पर, तो शिखर पूछा जाए तो उहुरु शिखर, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 78वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के दिव्यांग जन अभियान दल ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो के उहुरु शिखर पर 7800 वर्ग फुट का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि यही वो तस्वीर है, लेकिन जो बातें मीडिया में कही जा रही है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। यहाँ पर इसके आकार को लेकर लिखा गया है कि 7800 वर्ग फुट का ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर फहराया गया है।
अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, माउंट किलिमंजारो की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसको लेकर हालाँकि कई बार हमने आपको जानकारी दिया भी है। देखिए, माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर-पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। ये तंजानिया के उत्तर-पूर्व में भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, अफ्रीकी महाद्वीप में आता है, पूर्वी अफ्रीका में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि माउंट किलिमंजारो विश्व का सबसे ऊँचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन यानी कि किसी भी पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से खड़ा है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, इसमें आपको बता दूं कि जो माउंट किलिमंजारो पर्वत है, इसमें 3 जो बड़े शिखर हैं, इसमें ज्वालामुखी भी है। ये तीनों शिखर है, कीबो शिखर, सीरा शिखर और मावंजी शिखर। ये भी यहाँ पर आप लोग चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कीबो, सीरा और मावंजी ये किससे संबंधित है, तो माउंट किलिमंजारो से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुसान वजिस्की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताएं कि वे निम्नलिखित में से कौन थे या फिर कौन थी, एक्चुअली में कौन थी। तो राइट आंसर होगा यूट्यूब की पूर्व सीईओ, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, यूट्यूब की पूर्व सीईओ सुसान वजिस्की, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। हालांकि इनके पास पोलैंड की भी नागरिकता थी, तो पोलिश अमेरिकी, इसलिए यहाँ पर हमने शब्द का प्रयोग किया है। अभी हाल ही में 9 अगस्त 2024 को 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये कैंसर से पीड़ित थी, ये आपको ध्यान रखना है, लंबे समय से ये कैंसर से पीड़ित थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। देखिए, सुजान वोजिस्की ने 2014 से 2023 की शुरुआत तक अल्फाबेट की जो सहायक कंपनी है यूट्यूब, इसका नेतृत्व किया था। यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ये सभी की जो पेरेंट कंपनी है ये अल्फाबेट, और इसी की सहायक कंपनी जो यूट्यूब है, इसका नेतृत्व इन्होंने 2014 से लेकर 2023 की शुरुआत तक किया था। हालांकि अभी रिसेंटली हमने कुछ समय पहले आपको जानकारी दिया था कि जो वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ है ये कौन है, तो यह है नील मोहन। जो कि आपको ध्यान रखना है कि भारतीय मूल के ये अमेरिकी नागरिक है नील मोहन, जो कि वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ है। यूट्यूब की स्थापना को लेकर ध्यान रखिएगा, चूंकि ये अभी खबरों में है, तो 14 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना स्टीव चैन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम द्वारा किया गया था। अच्छा, आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि यूट्यूब पर पहला वीडियो कौन सा अपलोड हुआ था? तो जावेद करीम नाम के यूट्यूब चैनल से, ये मतलब इसी नाम से एक चैनल था, मतलब अभी भी है, और इसी आईडी से पहली बार जो वीडियो अपलोड हुआ था, मी एट द जूम, ये यूट्यूब का पहला वीडियो है। आप लोग अभी भी जाकर देख सकते हैं, आप लोग बस इतना लिखिएगा, मी एट द जूम या फिर यूट्यूब का पहला वीडियो, ठीक है, यूट्यूब फर्स्ट वीडियो ऐसे भी लिखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनके संस्थापक सदस्यों में ये सभी लोग शामिल थे। स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को। अच्छा, बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एडोब और यूट्यूब। इसको लेकर जानकारी यहाँ पर भी हमने आपको दिया है, ये सभी को ध्यान रखिए। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, एडोब के शांतनु नारायण, यूट्यूब के नील मोहन, सभी को यहाँ पर क्रमशः उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। ये सारी बातें ध्यान रखिए, ये सभी भारतीय मूल के हैं। चलिए, अब यहाँ पर नवा प्रश्न है कि दिग्गज नेता व पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, बताएं कि वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। अच्छा, इस तरह के प्रश्न पहले भी बने हैं जयप्रकाश नारायण को लेकर, खास करके आपके एग्जाम में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एक्चुअली प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें 2 कंडीशन है। एक तो है कि शुरुआती चरण में नटवर सिंह की अगर हम बात करें, कुंवर नटवर सिंह, शुरुआती चरण में ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें निलंबित कर दिया था पार्टी से, तो बाद में ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से ये संबंधित थे। देखिए, हाल ही में 10 अगस्त 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज नेता कुंवर नटवर सिंह का निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था 16 मई 1929 को। ये आपको ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, तो इसी वर्ष इनका जन्म हुआ था। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। आपको बता दूं कि वे मई 2004 से दिसंबर 2005 तक भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इनसे संबंधित एक पॉइंट है कि 2006 में कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें निलंबित किया गया था, जिसके बाद 2008 में ये बहुजन समाज पार्टी से मतलब इसमें शामिल हुए थे।
ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, इनकी एक आत्मकथा है, उन्होंने वन लाइफ इज नॉट इनफ नामक अपनी आत्मकथा अगस्त 2014 में प्रकाशित किया था। इसके कवर पेज को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इन्होंने खुद ही अपनी ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ये अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो कि अगस्त 2014 में ये प्रकाशित हुई थी। चूंकि ये चीजें खबरों में है तो जरूर इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि जेंडर विवादों में रही किस देश की मुक्केबाज ईमान खलीफ ने पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में 66 किग्रा वर्ग के महिला बॉक्सिंग इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। देखिए, इसके जेंडर को लेकर बहुत विवाद चल रहा था, ये पुरुष है कि महिला है, तो ये विवाद में ये फंसे हुए थे। तो एक्चुअली यहाँ पर आपको ध्यान रखना, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ये अल्जीरिया के हैं। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 66 किग्रा वर्ग में महिला बॉक्सिंग इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलिए, खास करके ओलंपिक को लेकर भारत के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी हमने आपको दे दिया है। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर इसका सेपरेट एक वीडियो लाइए, तो जरूर हम आप लोगों के बीच वो वीडियो रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में 8 अगस्त 2024 को रेपो रेट को कितना पर लगातार 9वीं बार बरकरार रखा है। देखिए, ये लगातार 9वीं बार है जब रेपो रेट को 6.5% पर ये कांस्टेंट रखा गया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने एक बार फिर से नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 9वीं बार है जब रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अच्छा, यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। आइए आज हम बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आसान शब्दों में हमने लिखा है कि बैंकों को जब रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी रकम की जरूरत पड़ती है तो वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से कर्ज लेते हैं। तो इस ऋण पर यानी कि इस कर्ज पर रिजर्व बैंक जिस दर से बैंकों से ब्याज वसूल करता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर डिटेल जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है, आप लोग इसे भी जरूर पढ़िए रिवीजन पर्पज से। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा एक एक चीजों को। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर एक दिन का राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करके पहला अंतरिक्ष दिवस 2024 मनाया है या फिर सेलिब्रेट किया है? किस तिथि को? तो ये सेलिब्रेट किया गया किस तिथि को? तो 9 अगस्त 2024 को। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गोपालगंज बिहार में यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करों से पुलिस को 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम मिला है। बताएं कि कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है? आप लोगों को जानकारी दी गई है, कमेंट बॉक्स में जाना, आप सबों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने आपको इस ऑफर को लेकर दिया था, इस वाले कोर्स को आप लोग परचेज करते समय इस कूपन कोड को जरूर अप्लाई कीजिएगा, तभी जाके आपको डिस्काउंट मिलेगा। 199 रुपये में तमाम स्टडी मटेरियल का अगले 1 वर्ष तक लाभ उठा पाएंगे और पिछला 2023 का भी यहाँ पर आपको निःशुल्क मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।